नमस्कार, मैं हूं प्रणय शर्मा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। भारत ने चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की है। जी हां, भारत की तरफ से 59 ऐप्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित बैन कर दिया है, जिसकी वजह से चीन भी अब बौखला गया है। खास तौर से जो उनकी डिजिटल ऐप्स हैं, वो ऐप्स की जो कंपनीज़ हैं वो भी अब अपने एक एक करके बयान जारी कर रही हैं कि जो जिस तरीके से उन पे आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। यही समझने के लिए इस पूरी मामले को समझने के लिए, जानने के लिए कि चीनी ऐप्स हमारे फ़ोन के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, हम आ पहुँचे हैं मोहित यादव के पास, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे। मोहित, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, 59 ऐप्स को बैन किया है, इन ऐप्स को बैन करने की आवश्यकता आखिर सरकार को क्यों पड़ी? ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये सब एप्लीकेशन, एक तो इन सब का जो डेटाबेस है चाइना के अंदर है, और जो भी डेटा आप सब लोग ये एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जब हम ये एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो इनका डेटा जो है चाइना सर्वर के ऊपर अपलोड होता है, और वो सर्वर्स के ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक प्रॉपर होल्ड है। तो वो एक तरह से खतरा है हमारे प्राइवेसी को लेकर, हमारी लोकेशन से लेकर हमारी फ़ोटोग्राफ्स और हमारा जो इंटरनल मेमोरी का जो भी फ़ोन का जो डेटा होता है वो बहुत इजीली ये एप्लीकेशन एक्सेस कर पाती हैं। और यहाँ तक सिर्फ यही नहीं कि हमारे एप्लीकेशन हमारा फ़ोन के ऊपर डेटा भी वो पुश कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, और इस तरह का जो इस टाइम पे अभी माहौल आप देख रहे हैं, तो ये एक कंस्ट्रेंट बन गया है कि हमें ये एप्लीकेशंस को बाइकआउट करना ही है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं चाइना गवर्नमेंट को हेल्प करता अपने डिजिटली हमारे इंडियन पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करने में। अगर हम बात टिकटॉक की करें, और सबसे ज़्यादा चर्चा भी टिकटॉक की हो रही है इन ऐप्स को लेकर, हालांकि ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या टिकटॉक इस वक्त सबसे ज़्यादा अपनी रेंज रखती है? इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़र्स टिकटॉक ऐप के ही हैं या बाकी ऐप्स भी हैं? देखिए, टिकटॉक एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, टोटल टिकटॉक के यूज़र्स के अंदर अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में से सिर्फ तकरीबन 30% यूज़र, जो कि बहुत बड़ा 30 to 40% यूज़र्स के बीच का जो सिनेरियो है वो सिर्फ इंडिया से आता है, और हर टाइम तकरीबन 4 घंटे से 3 घंटे का एवरेज होता है यूज़र्स का इंडिया के अंदर। तो एक बहुत बड़ा रिवेन्यू जो है टिकटॉक का जो कंपनी है वो उनके पास, हमारे बाईडांस जो कंपनी है उनके पास जाता है इंडिया की तरफ से। तो टिकटॉक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वाइड प्लेटफॉर्म है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑलमोस्ट हर फ़ोन के ऊपर पाया जाता है। तो यही चीज़ों को देखने के बाद गवर्नमेंट ने इनको ब्लॉक करने का फैसला लिया है। टिकटॉक इंडिया का भी बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो सही नहीं है। वो किसी भी तौर पे जो डेटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को शेयर नहीं करते हैं, और किसी भी तरह का जो डेटा ब्रीच का आरोप लग रहा है वो भी उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरकार से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। जो भी ये कंपनीज़ हैं ये डेफिनेटली अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन आप अगर देखें तो अगर आप इन एप्लीकेशंस का जांच करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि जो डेटा है चाइनीज़ सर्वर्स पर सेव होता है। तो डेफिनेटली अगर आप चाइनीज़ सर्वर्स के ऊपर वो डेटा सेव्ड है और चाइना के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके जो एक्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर देते हो, तो गवर्नमेंट कभी भी इस तरह की कंपनीज़ को डेटा शेयर करने के लिए बोल सकती है, एंड वो कभी मना नहीं कर सकते। तो बिकॉज ये उनके रूल्स के अंदर, ये उनकी जो मोनोपोली उन्होंने बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत कंस्ट्रेन है, ठीक है। और बिल्कुल टिकटॉक अपनी तरफ से जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल रखेंगे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे हिसाब से ब्लॉक होना राइट डिसीजन है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बारी इस तरह की बातें सामने आई हैं, चाहे यूसी ब्राउज़र की हम बात करें, जेंडर ऐप की बात करें, क्लैश ऑफ टाइटन्स, या फिर शेयरइट की बात करें कि कैसे डेटा को ब्रीच किया जा रहा है। तो क्या ये बातें पहले भी साइबर एक्सपर्ट्स की नज़रों में सामने आई हैं कि कैसे डेटा को ब्रीच किया जा रहा है, डेटा को, पर्सनल डेटा को एक्सेस किया जा रहा है इन ऐप्स के ज़रिए? देखिए, हर एप्लीकेशन आपसे कुछ ना कुछ परमिशंस मांगती हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो वो परमिशंस मांगती है। तो वो जो एप्लीकेशन आपसे जिस भी तरह की परमिशंस आपसे एक्सेस करते टाइम लेती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आपके फ़ोन पर कर पाती हैं।
तो जब आप टिकटॉक इंस्टॉल करते हो तो आपके फ़ोन का स्टोरेज से लेकर आपके फ़ोन की वॉइस से लेकर वॉइस माइक्रोफोन हो गया, आपका वीडियो हो गया, कैमरा परमिशन, लोकेशन परमिशन, ये सारी परमिशन टिकटॉक आपसे ले लेता है। या जितनी भी एप्लीकेशन ये यूसी ब्राउजर्स वगैरह आपकी आप बात कर रहे हैं, तो इस तरह की प्लगइन्स होते हैं, ये आपसे वो सारी परमिशंस ले लेते हैं। और एक बार परमिशंस अगर आपने उनको दे दिया तो यू नेवर नो कि कब वो आपके फ़ोन से डेटा निकाल रहे हैं और कब उस डेटा का गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। लेकिन मोहित, एक सवाल ये भी है कि जो यूज़र्स हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि जब इतनी सारी एप्लीकेशंस को बैन किया है, जिसमें कुछ गेमिंग एप्लीकेशन भी है, तो पबजी को आखिर अभी तक सरकार की तरफ से बैन क्यों नहीं किया गया? हालांकि ये सरकारी सवाल है, सरकार इस पर बेहतर जवाब देगी, लेकिन साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आपका इस पर क्या टेक है? जो डेटा है ना, वो डेटा मैटर करता है कि जब आप एक गेम इंस्टॉल कर रहे हो या अगर आपने पबजी इंस्टॉल किया तो उस पर क्या क्या परमिशंस आपसे मांग रहा है। तो एज सच जो परमिशंस है वहाँ पे सिर्फ वॉइस की परमिशन जाती है, कैमरे की परमिशंस नहीं जाती हैं। तो जो लोकेशंस की परमिशन है, ये जो एप्लीकेशन जो अभी बैन हुई है, इसके अंदर एक्सक्लूसिव परमिशंस होती हैं। पबजी के अंदर एक्सक्लूसिव परमिशंस अभी ग्रांटेड नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमारा 69A जो जिसके बेसिस पर ये सारी एप्लीकेशंस को बैन किया गया, उसके अंदर एक क्लॉज है, फ्रेंडलीनेस विद द स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां इस टाइम पर अगर हम देखें तो चाइना एंड इंडिया के बीच में फ्रेंडलीनेस का वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको एक आधार बनाकर भी आप ये इसको देख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन है जो कि लिया गया है। लेकिन फिर एक सवाल मोहित ये भी उठता है कि ठीक है, हमने चाइनीज़ ऐप्स को तो बैन कर दिया, लेकिन चाइनीज़ फ़ोन का क्या? क्योंकि अगर डेटा ब्रीच की बात है तो फ़ोन के सर्वर के ज़रिए भी डेटा ब्रीच हो सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें स्लोली स्टेडली अब लाइट में आई हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अभी जो इस 59 एप्लीकेशंस हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होके आती हैं, जो चाइनीज़ फ़ोन हैं उनके अंदर इंस्टॉल होके आती हैं। उन एप्लीकेशंस को आप डिलीट भी नहीं कर पाते, वो आप डिलीशन का भी आपके पास नहीं है। तो उसका तो एक ही तरीका है कि चाइनीज़ फ़ोन्स को स्लोली एंड स्टेडली आपको जो है बायकॉट करना पड़ेगा, और साथ में गवर्नमेंट को कुछ सर्वर्स को ब्लॉक करना पड़ेगा जो चाइना के सर्वर्स पर जो डेटा जाता है। तो ये हैंड इन हैंड चलेगा, ऐसा कि जो भी रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस हैं जिसका कोई सर्वर अगर वो एप्लीकेशन ब्लॉक नहीं हो सकती तो उस सर्वर का IP ब्लॉक कर दिया जाए नेटवर्क पर, जिससे कि वो एप्लीकेशन जो है वो नाकाम हो जाए। लेकिन अब फिर क्या जो 59 ऐप्स को ब्लॉक किया है, बैन किया है, वो वर्क करना आखिर कब से बंद करेंगे? उसमें कितना वर्क लग सकता है इन सभी ऐप्स को बंद करने में? देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन जो ये सर्कुलर आया है, तो इसके अकॉर्डिंगली अभी स्लोली स्टेडली हर ऐप स्टोर के ऊपर से, जैसे ऐप स्टोर पे से कुछ एप्लीकेशंस हट गई हैं, टिकटॉक एप्लीकेशन हट गई हैं, और आपका जो प्ले स्टोर है उससे भी एप्लीकेशन हट गई हैं। तो एक एक करके थोड़ा टाइम में आपको सारी एप्लीकेशंस हर प्लेटफॉर्म से रिमूव होती नज़र आएंगी। प्लस ये सर्वर्स जो जिन लोगों के फ़ोन के अंदर अब ये एप्लीकेशंस हैं, तो उनके भी सर्वर्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, टारगेट हमारा जो मेन टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से। तो जब ये सर्वर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ना तो कोई जो जिसके पास टिकटॉक और ये इस तरह के एप्लीकेशंस हैं वो उन सर्वर्स को एक्सेस कर पाएगा, तो वो आपकी एप्लीकेशंस चलनी बंद हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, वो उसके बाद भी इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या किसी सूरत में उसे यूज़ किया जा पाएगा या नहीं? देखो, टेक्निकली बोले तो बिल्कुल तरीका है इन ऐप्स को इस तरह से यूज़ करने का, ठीक है। और मेरे हिसाब से इस टाइम पे वायबल नहीं होगा कि मैं वो तरीका आपको चैनल पर आपको डिस्कस कर दूं, बट यस, तरीके हैं कि इस तरह की एप्लीकेशंस को। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, मतलब अगर हम लेमैन की बात करें या उन लोगों की बात करें जो बस मोबाइल को हैंडलिंग जानते हैं, वो फिलहाल नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। टारगेट ऑडियंस की अगर हम बात करें तो वो अब एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम 90% लोग जो परसेंटेज है जिनका जो ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो इसको या ना यूज़ कर, बट जो टेक्निकल लोग हैं जिनको कि इन टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका एक तरीका होता है, वो उसको निकाल पाते हैं। अब आने वाले समय में मोहित, आप किस तरह से देख पा रहे हैं साइबर वर्ल्ड में? और हमने ये भी देखा है पीछे कि चाइना इज़ ऑल्सो अटेम्प्टिंग अ साइबर अटैक ऑन इंडिया, तो वो फायरवॉल को किस तरह से ब्रीच करने का, ब्रेक करने की कोशिश चाइना की तरफ से
पहले भी की जा रही थी और अब जब से लद्दाख में टेंशन बढ़ी है तो वो भी हमने चीज़ें देखी हैं। सी साइबर अटैक्स तो चाइना की तरफ से रेगुलरली हो ही रहे हैं। हमारी ऑलमोस्ट हर क्रिटिकल नेटवर्क के ऊपर इस तरह का अटैक वो रेगुलर तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। अभी बीच में बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो रैंसमवेयर और इस तरह के अटैक्स से इफ़ेक्ट हुई थी, जिनके की प्रोडक्शंस बंद हो गए और बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है कंपनीज को, बिकॉज अटैक्स चाइना के बॉर्डर की उस तरफ से आता है और यहाँ के जो कंप्यूटर्स हैं, यहाँ के जो सर्वर्स हैं, डेटा है, वो लॉक हो जाता है और उसको खोला नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली अटैक्स हो रहे हैं और इनको अटैक्स को रोकने का सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है कि जो भी लोग हैं उन लोगों को अवेयरनेस हो कि इस तरह के लिंक्स को क्लिक नहीं करना है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्लिक नहीं करना है। किस तरीके से ये किया जा रहा है, ज़रा थोड़ा दर्शकों को बताएं। सी कभी भी अगर कोई भी अटैक होता है तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स होता है। या तो आपके पास कोई मालवेयर आएगा, वो किसी भी सोर्स से आ सकता है, या ईमेल से आए, या मैसेज से आए, या कॉल से आए, किसी भी तरह से वो आपके पास मालवेयर जो है आपके या तो फ़ोन पे इंस्टॉल होगा या फिर आपके लैपटॉप पर आएगा। अगर लैपटॉप पर आ रहा है तो किसी ईमेल के थ्रू आ रहा है, कोई लिंक दिया जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर आपके सिस्टम पे मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। डेटा अगर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको फिर आपको पे कर ही वो डेटा बैक मिलेगा, अदरवाइज वो डेटा बैक आपको नहीं मिल सकता। तो मतलब या तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा या फिर आपको कहीं ना कहीं उस डेटा को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या ये जो अभी अटैक्स हो रहे हैं, मालवेयर अटैक, ये आपकी नॉलेज में और आपकी जो फ्रेटर्निटी है, जब आपकी उनसे बात होती होगी, कितने ज़्यादा अब लद्दाख की टेंशन के बाद से जो कुछ गलवान घाटी में चल रहा है उसके बाद कितनी ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ी है? ये अटैक्स जो है ना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो सेंटिमेंट चल रहा है बाइकॉट चाइना वाला, ठीक है, तो इस सेंटिमेंट के बाद बहुत सारे चाइनीज़ हैकर्स ने पर्सनली भी इस सेंटिमेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। मतलब जो लोग इस इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस तरह की जो वीडियोस हैं, इस तरह के जो अटैक्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जो क्रिटिकल नेटवर्क्स हैं, हमारे बैंकिंग सेक्टर हैं, कि किसी ना किसी तरह से वो बड़ा नुकसान पहुंचा पाए। बिकॉज अभी डार्क वेब पर कुछ कम्युनिकेशंस जो है वो पकड़ी गई हैं, जहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ ग्रुप्स मिलकर इस तरह का अटैक प्लान कर रहे हैं। बिकॉज ये मैसेज जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर स्ट्रेन है कि हमारा बिजनेस जो है वो कम ना हो जाए, चाइना का जो ब्रांड वैल्यू आप बोल सकते हैं, नाम बोल सकते हो, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो डिटोरेट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो डेफिनेटली लोगों का इमोशन वहाँ से जुड़ कर वो हैकिंग अटैम्प्ट्स कर रहे हैं अलग अलग हमारे सर्वर्स के ऊपर, अलग अलग गवर्नमेंट सर्वर्स के ऊपर। कहीं ईमेल से अटैक्स आ रहे हैं, कहीं लोगों के पास उनके सिस्टम्स लॉक हो रहे हैं। तो ये अटैक्स इस दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। अब इनसे बचने का, अगर मैं पहली बात करूं खासतौर से मालवेयर से बचने का, आपने बताया कि ईमेल के ज़रिए ये किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच रहा है और अगर हम उस ईमेल में कोई लिंक दी तो क्या उस ईमेल की भाषा क्या होती है, उसमें लिखा क्या होता है, कोई लॉटरी? क्योंकि हमने देखा कि लॉटरी सिस्टम से बहुत ज़्यादा जो वायरस अटैक वो किए जाते हैं। जो ये अटैक्स होते हैं ना, ये करंट रिलेशंस को देखकर बनाया जाता है, करंट जो सिचुएशन है उसको देखकर। तो अभी का जो लेटेस्ट अटैक था वो था मॉनेटरी स्कीम के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी कि आप ना EMI बाद में पे कर सकते हो। तो वो वर्डिंग्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन वर्डिंग्स को यूज़ कर वो मेल भेजा जा रहा है कि आप को अगर ये स्कीम चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम लेना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर अपना आधार कार्ड और ये नंबर डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो उनका काम हो जाता है। वहाँ आप अपना डिटेल्स जैसे ही आपने भरा तो समझ लीजिए आपके सिस्टम पर प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, या आपको बोला जाता है कि आप इसको लेने के लिए ऑनलाइन KYC करा दीजिए। तो KYC के नाम पर आपके साथ सिस्टम पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाती है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही आपका पूरा डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है और आप हेल्पलेस हो जाते हो। तो ये तरीके हैं अलग अलग। तो हमेशा लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ कर ही अटैक्स होते हैं। तो जो इस टाइम पर चल रहा है उन चीज़ों को, बाइकॉट चाइना के नाम से भी कई अटैक्स चल रहे हैं। तो ये सब ऐसा तरीका है जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो अब क्योंकि एक तरफ तो हमने 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, लेकिन क्या ऐसा है कि अब ऐप्स बिल्कुल ही नहीं है प्ले स्टोर पे चाइनीज़ ऐप्स? ये तो पॉसिबल नहीं है, और भी बहुत ऐप्स हैं।
तो हम उन्हें इंस्टॉल ना करें या उनके बदले में हम किसी और कंपनी के इंस्टॉल करें, वो किस तरीके से हम देख सकते हैं, ये जांच सकते हैं? जब भी आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, चाहे आप एप्पल स्टोर से कीजिए या फिर अपना प्ले स्टोर से कीजिए, तो कहीं से भी अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको ओरिजिन नज़र आएगा कि ये जो एप्लीकेशन है कहाँ से बनी हुई है। तो वो चाइना, वो आप देखकर इंस्टॉल कर सकते हो। और ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन पर, तो प्ले स्टोर के ऊपर और iOS के प्ले स्टोर जो ऐप स्टोर है उस पर आपको वहाँ पे दिखता है कि ये एप्लीकेशन आपसे कौन कौन सी परमिशंस मांगती हैं। तो वो उन चीज़ों को देखने के बाद ही आपको एप्लीकेशंस को यूज़ करना है। और ये बहुत कोशिश ये करनी होती है कि आप, अगर आपका फ़ोन है तो उसमें मिनिमम एप्लीकेशंस यूज़ कीजिए, और ज़्यादा एप्लीकेशंस होगी तो ज़्यादा कंस्ट्रेंट रहता है आपका डेटा लीक होने का। तो मिनिमम रहेगा तो हो सकता है कि मिनिमम, यानी इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा मोहित, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इन चीज़ों से बच नहीं सकते हैं मेरे ख्याल से। और साइबर नॉलेज अभी हमारे देश में बहुत कम है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी ही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपको इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है तो आपको अवेयर रहना है कि किस तरह से अटैक हो सकता है। आपका फाइनेंशियल डेटा, आपका पैसा आपके अकाउंट से किस किस तरीके से निकल सकता है। तो जब तक आपको वो तरीके नहीं पता होंगे तब तक आप एक्चुअली में इनसे बच नहीं सकते। तो तरीके बचने के लिए आपको अवेयर रहना है करंट ट्रेंड से, करंट जो अटैक चल रहे हैं, जो न्यूज़ चल रही है। तो आपको थोड़ा आईटी का नॉलेज लेते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इंटरनेट पे ही चाहे पढ़ लें, चाहे किसी साइबर एक्सपर्ट से मुलाकात कर लें, उसके ज़रिए आप कम से कम जो बेसिक नॉलेज है, आपका ये मानना है कि वो बेसिक नॉलेज आज के समय में होना बहुत ज़रूरी है, जब हम सारा हमारा डेटा हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में सेव रहता है? बिल्कुल, एक बेसिक नॉलेज तो हर एक इंडिविजुअल को होना ही चाहिए। इसका एक बेस हम बिल्कुल इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसके अंदर एक प्रीमियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर बच्चों को साइबर सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों के बारे में बताना शुरू करें, ताकि फ्यूचर में जाके जब वो फ़ोन्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स यूज़ करें तो उनको एक बेसिक आइडिया हो इस साइबर स्पेस का। चलिए मोहित, आपने हमें सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहित, साइबर एक्सपर्ट, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की कि कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी भी मेल को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। फ़िलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।